नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एष पञ्च नमस्कारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगवन्तो जय जगत्प्रियामो वयम् जय सुयाण पवो तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्वा महावीर वन्दे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिं अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरं सतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो मच साहब जी, सभी का स्वागत है जैन डाइट और आयुर्वेद के 37th सेशन में। क्लास शुरू से करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा पिछले क्लास में हुए टॉपिक्स पे कर लेंगे। हमारे पिछले क्लास का मूल विषय ये था कि ये जाने कि शरीर चलता कैसे, और इसको समझने के लिए हमारा परिचय जो हुआ वो 5 प्रकार के वायु तत्व से हुआ जो हमारे शरीर के अंदर ही है। इसके अंतर्गत हमने वायु तत्व के, जिसमें प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान वायु का नाम आया, इन तत्वों के साथ के स्थान को जाना कि ये मतलब कि इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है और इनका हमारे शरीर को चलाने में योगदान क्या है, अर्थात इनका कार्य क्या है। तो इन सारे तत्वों 5 वायु के बारे में हमें एक ब्रीफ जानकारी मिली थी लास्ट क्लास में। तो आज के कक्षा के लिए मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ साहब जी को कक्षा को शुरू करने के लिए। मध्यवंदामी साहब जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब देखिए, शरीर को समझना है, शरीर को समझना बहुत जरूरी है। शरीर की व्यवस्था समझिए, शरीर का कंट्रोल क्या है, शरीर का नियंत्रण कैसे होता है, शरीर कैसे चलता है, इसकी सारी व्यवस्था जब आप समझोगे तब आपको ख्याल आएगा समझे। इसलिए शरीर के अंदर हमको 5 प्रकार के वायु बताए। तो शरीर जो हमारा है, शरीर की सारी व्यवस्था जो चलने वाली है वो कैसे चलेगी? सिर्फ और सिर्फ वायु से चलती है। वायु तत्व है। अब वायु तत्व के हिसाब से हमने शरीर में कितने वायु की व्यवस्था कैसे की। तो पहले शरीर को आप समझ लीजिए कि एक भाग आपका यहाँ से ऊपर का एक भाग है, फिर यहाँ से यहाँ का ये दूसरा भाग है, फिर यहाँ से तीसरा भाग है, फिर यहाँ से चौथा भाग है, और पूरे शरीर का एक भाग 5। अरे ये बात समझ में, क्योंकि शरीर के अंदर जितने हम क्या बोले चैनल्स, जैसे टीवी में आपके सब चैनल्स चलते हैं ना, तो शरीर के चैनल्स में तंत्र जो है, श्वसन तंत्र अलग है, ख्याल है कि नहीं, पाचन तंत्र अलग है, विसर्जन तंत्र अलग है, रक्ताभिसरण ब्लड सर्कुलेशन तंत्र अलग है, ऑल आर द डिफरेंट सिस्टम्स। ख्याल आया? ये जो सारी सब अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था तंत्र है, अब वो चलेगी कैसे समझेगा। हर वस्तु बारीक से बारीक, देखिए आँख की पलकें चलती है, सब निरंतर चल रही है, किसको ध्यान में है? आँख की पलक जो है बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। क्यों होती है? आप करते हो तब होती है क्या? नहीं, आपके बिना किए भी बरोबर होती रहेगी, चलती रहेगी, बरोबर चलती रहेगी साहब।
ये भी आप समझ लीजिए। इसी तरह से हृदय आपका चल रहा है, आपको पता चल रहा है? किसको पता चला? बरोबर निरंतर चल रहा है। आप सोते हो, जगते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, शरीर आपका बरोबर चल रहा है। आपका पाचन तंत्र चल रहा है, आपने खा लिया, पी लिया, आप सो गए, अंदर तो डाइजेशन व्यवस्थित चल रहा है। आपका विसर्जन तंत्र चल रहा है, आपने पानी पिया या खाया पिया जो भी किया वो जा कर के मलमूत्र बनकर निकल तो रहा है ना। आपके शरीर में से पसीना बाहर आ रहा है। पसीना बनाता कौन है? समान वायु। बाहर निकालता कौन है? व्यान वायु। ये समझिए पहले आप। मर तो क्यों? अब शरीर की एक एक बात चलिए, ये मूवमेंट्स है कि नहीं हमारी? हाथ पैर चल रहे हैं। व्हेन वी आर वॉकिंग और आइदर यू आर रनिंग ऑन द रोड, आप जब चल रहे हो, आपका जो है आप दौड़ रहे हो, तो आपका व्यान वायु जो है ना वो काम कर रहा है, तब चल रहे हो। ये वाला पांचवा जो है तो ये व्यान वायु, बरोबर इसको चलना है। अब ये नाभि का सेंटर है और यहाँ से नीचे चलेगा, ये अपान वायु है। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सबके अपने अपने डिवीजन है। तो कौन कहाँ पर किस क्षेत्र में काम कर रहा है। अब उस क्षेत्र में बीमारियां आई हैं तो समझ लो कि वहाँ का वायु बिगड़ा है। आप समझ गए? अपान वायु बिगड़ा है तो इतने पोर्शन में ही आपकी बीमारियां आएगी, तो उसी को ठीक करना है। जहाँ की जो सिस्टम है उसी को ठीक करना है। भाई आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो, बरोबर है, आप अपनी बिल्डिंग में जहाँ रह रहे हो, लेकिन ज़मीन में से नीचे से पानी ओवरहेड टैंक के ऊपर कोई पहुँचाने वाला है कि नहीं है? कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है, लेकिन आपके बिल्डिंग के टॉप पर कॉरपोरेशन नहीं पहुँचाएगा, वो आपको पहुँचाना है। अब वहाँ से वापस नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सबको अपने अपने तरफ से पानी तो सबको मिलना चाहिए कि नहीं? सबके यहाँ पर आना तो चाहिए। तो वो जो सिस्टम बैठाई हुई है, वो कौन सा सबमर्सिबल पंप है, वो ऊपर फेंक रहा है, वो ऊपर का स्टोरेज भर रहा है, वहाँ से सबको ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। तो हमारे शरीर की व्यवस्था है। अब पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करना है तो कौन करेगा? ये व्यान वायु करेगी साहब। जो लोग जो है मूवमेंट्स करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सब प्रकार की एक्सरसाइज उनकी अलग अलग चलती रहती है। आप वर्कआउट करते हो जिम में जाकर, तो क्या करते हो? वहाँ पर जितने सारे जॉइंट्स वगैरह आपके चलेंगे तो व्यान वायु वहाँ पर आपका चल रहा है। लेकिन व्यान वायु इतना जल्दी बिगड़ता क्यों है? उसका मूल कारण आ गया, आप विरुद्ध आहार करोगे तो व्यान वायु बिगड़ेगा, तो व्यान वायु की बीमारी आएगी। आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए थोड़ा। जो वायु जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जितना सॉलिड काम कर रहा है, वो उतने ही पर्याप्त मात्रा में चाहिए, उतने तरीके से उसका काम सही ढंग से चलेगा। बिगड़ गया, दिशा बिगड़ गई, तो फिर आपका बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने पर वहाँ की बीमारियां आएगी। आगे सब बात समझ में आपको? तो हमको क्या करना है? हमको समझ लेना है क्या है। तो उस जगह का क्षेत्र, अब आप क्या सोचोगे, चलो हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कराओ। वायु की बीमारियां कभी सोनोग्राफी में, एक्सरे में नहीं पकड़ में आती है। ऑर्गेनिक डिफेक्ट होगी वो आपकी एमआरआई में, एक्सरे में, सोनोग्राफी में पकड़ में आएगी। नहीं तो अधिकांश लोग सोनोग्राफी वगैरह एमआरआई कराते हैं तो वो क्या लिखते हैं, हाँ जी किडनी, लेफ्ट किडनी ये साइज है, राइट किडनी ये साइज है, ये इसकी है, ये साइज। अब वो तो जो शरीर में है वही है, साइज लिखने से क्या मतलब पड़ा? हर एक का अपने हिसाब से है। अब किसी में भी एमएम के अंदर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, हमारे में पड़ेगा।
एक स्त्री के शरीर में 2 स्तन है तो एक से लेफ्ट से राइट में फर्क पड़ना ही है। मेल बॉडी के अंदर टेस्टिकल्स है तो राइट और लेफ्ट के अंदर साइज में हल्का mm फर्क पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शनिंग सिस्टम जो चल रही है वो वायु से चल रही है सब। अब मल मूत्र का सही समय पर सही ढंग से विसर्जन होना चाहिए कि नहीं, अब तैयार कौन कर रहा है? आप रात भर सो करके उठे, तो सो करके उठे तो ब्लैडर भर गया, मल मूत्र भर गया है, तो विसर्जन तो बाहर करना है। तो अपान वायु सही ढंग से काम करेगी तो काम होगा। प्राण वायु बरोबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अब आप जो है, आप लेखक हो, थिंकर्स हो, सोच विचार करने वाले हो, तो फिर आप टीचर हो, आप जो भी हो, तो आपका अब गले से कंठ से लेकर के सिर तक का आपका बरोबर हिसाब चलना चाहिए कि नहीं? नहीं तो सिर दर्द होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। ये हमें नहीं करना है ना। तो इसके अंदर आपको बरोबर समझना है कि कौन सा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, आपको ये देखना है अंदर। कहीं पर भी सिस्टम जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको पहले सोच लेनी है। सिस्टम डिस्टर्ब होगी तब जा कर के आपको तकलीफ होगी। तो सिस्टम हमारी धारा में अखंड चलनी चाहिए कि नहीं? तो यहाँ आपको ये उदर शूल है। अब यहाँ ये छाती का भाग ऊपर चल रहा है, यहाँ से हार्ट काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी चल रही है साहब, अब वो प्राण वायु के साथ है। अब वो काम कर रहा है, रोज का उसका फंक्शनिंग सिस्टम होना चाहिए। बाहर से श्वास लेनी है, ऑक्सीजन आना चाहिए, बरोबर श्वास अपने शरीर को सही ढंग से पूरी मिलनी चाहिए, तब जा कर के पूरा आधार उस पर है। इसलिए उसको आधार को प्राण वायु नाम दे दिया। नहीं तो आन व्यान उदान समान हम जो अलग अलग दे रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये कौन सी चल रही है। अब कहाँ डिस्टर्बेंस कहाँ आया है, ऑब्स्ट्रक्शंस कहाँ पर है, अवरोध जो है वो कहाँ पर है। इन के अंदर हम सबको एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपना पूरा शरीर समझ में आ जाए, बीमारियां भी हमको ख्याल आ जाएगी और हमारी सिस्टम का भी हमको ख्याल आ जाए तो बराबर समझ लेंगे आप। हम अपनी तरफ से यदि सिस्टम को ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे चलेगा। अब आपको क्या देखना है कि शरीर के अंदर हम बोलते तो वायु एक ही है। वायु, वात रोग, वातज समस्या, वात व्याधि, ये अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं। अब इन सबको हम समझ सकते हैं, लेकिन सबको समझ करके भी अगर हमको ये ख्याल नहीं आया कि आखिर शरीर की व्यवस्था कैसे चले, क्यों बिगड़ रहा है, हम बिगाड़ रहे हैं तो बिगड़ रहा है, नहीं तो नहीं बिगड़ता है। इस शब्दों पर ध्यान देना। कोई भी व्यक्ति अगर अपना वायु बिगाड़ रहा है तो बिगड़े। मान लो कि आप बैठे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहने का आपका है व्यवहार, तो फिर आपकी वायु बिगड़ेगी साहब। वायु तो बिल्कुल निरंतर चलनी चाहिए। अच्छा, कई लोग जो है एसी, पंखा, फैन उसके बिना रहते ही नहीं है साहब। अब थोड़ी देर में बाहर गए तो टेम्परेचर, थोड़ी देर में घर में आए तो एसी में। कई लोग घर में एसी में रहते हैं, कार में एसी में रहते हैं, जाके सीधे ऑफिस में एसी में रह जाते हैं। इन लोगों की वायु निश्चित बिगड़ने वाली। अब वायु कौन सी बिगड़ेगी? व्यान वायु बिगड़ेगी, पूरे शरीर की वायु डिस्टर्ब रहेगी साहब। आपको किस वायु में रहना है? सर्कुलेट वायु। ख्याल है, घर के अंदर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन सामने है। इस पश्चिम की दिशा से हवा अंदर आ रही है, पूर्व की दिशा से बाहर निकल रही है। आपके घर में सर्कुलेशन वायु का सही ढंग से रहेगा, आप इसमें नेचुरली रहिए। आप आर्टिफिशियली फैन चलेगा, निरंतर आपके शरीर पर हवा फेंकता रहेगा, एक फोर्स में फेंकता रहेगा, तो फिर वो नुकसान करेगा। आपका शरीर वायु से जो है डिस्टर्ब रहेगा। आप एसी में रहोगे तो एसी के अंदर भी यही हालत है कि बॉडी को टेम्परेचर जितना चाहिए
उस लेवल से एकदम जीरो लेवल पर जाकर के आप रह रहे हो, आपके शरीर की वायु बिगड़ेगी। क्योंकि शरीर का वायु जो चला रहा है तंत्र, तो जाकर के शरीर का टेम्परेचर बना हुआ है। अब शरीर का टेम्परेचर जो बना हुआ है और वो अगर बिगड़ जाएगा, अब शरीर ठंडा पड़ जाए तो फिर काम से नहीं रहना। ये हमको देखना है अंदर से। अगर शरीर का तंत्र ही आपने बिगाड़ दिया तो फिर काम कैसे होगा? तो शरीर तंत्र हमें बिल्कुल संभालना है, शरीर तंत्र बरोबर अच्छी तरह से चलाना है। तो कैसे चलाएंगे आप? शरीर को चलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है? क्योंकि शरीर को आप बाहर अन्य किसी साधन से नहीं चला पाओगे। शरीर को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास वायु तंत्र एक है। कफ को भी एक जगह से बाहर ले जाना है। कौन ले जाएगा? वायु। कफ बनता कहाँ है? स्टमक में। स्टमक में बंद करके कफ जाएगा कहाँ पर? अपने आप तो नहीं जाएगा। शरीर के अंदर कफ जो है वो ज़्यादा वजनदार है, भारी है, तो वो अपने आप तो नहीं जाएगा ना। ऐसी स्थिति में हमको सबको ये शरीर का तंत्र समझना पड़ेगा। बस बात इतनी सी है। अगर आप शरीर का तंत्र बरोबर समझ जाओगे और आपको ख्याल आ जाएगा तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम नहीं समझ पाए ना शरीर को, तब जाकर के हमारी समस्या बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबको अपनी तरफ से क्या करना क्या चाहिए? अब जैसे मान लो कि आज के अंदर क्या हो गया, दिल्ली के अंदर इस समय जो है ऑक्सीजन की मात्रा इतनी घट गई, प्रदूषण के कारण पॉल्यूशन इतना ओवर बढ़ गया वहाँ पर कि ऐसे वायु प्रदूषण के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का वायु लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कारक बन जाएगा। लेकिन अब करो तो क्या करो साहब? दिल्ली की जनसंख्या आबादी भी तो कितनी है, 2.5 करोड़ के ऊपर है। अब इतने लोग रह रहे हैं और सामने जहाँ पर पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है तो वहाँ से अंतर कितना है? तो दिशा वही है, तो आपकी दिशा में आ रहा है, समझेंगे। तो ये हमको पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम समझ नहीं पड़ेंगे। अब ये हमारे साथ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है तो क्या है, उनका व्यान वायु बिगड़ जाता है। अब ऐसे व्यान वायु के बिगड़ने से अगर इस प्रकार से हमारे शरीर की तंत्र व्यवस्था सारी बिगड़ जाए तो हमको पहले सुधारना पड़ेगा सब। डायबिटीज़ किसी को भी अपनी खान पान और रहन सहन की गलतियों से ही होने वाला है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब समस्या क्या हो गई है, आजकल लोगों को एक तो जीवन की लग्जरीज जो है वो भुगतनी है और इधर अपने शरीर को जिस तरह से समझ रहे हैं वो, तो दो का तालमेल नहीं बैठ रहा है। लग्जरी मतलब क्या, मैंने बताया आपको, सुख भोग की साधन सामग्री। अब हमने सुख भोग की साधन सामग्रियां किसमें मानी हैं? गाड़ी, बंगला, मकान, विज्ञान की प्रदत्त सारी सुविधाएं, बटन दबाओ काम हो जाए, शरीर को कोई श्रम ही ना हो, शारीरिक श्रम से बिल्कुल दूर रहना। अब ये हमारी मानसिकता जो है ना, जिस प्रकार से हमने बनाई है, तो फिर परिणाम क्या होगा? तो ये परिणाम जो है हमारा विपरीत होने वाला है। ऐसी स्थिति पहले हमको समझ लेनी पड़ेगी। अब ये स्थिति हम समझेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह से ख्याल आएगा। विरुद्ध आहार, हमने पहले भी बहुत चर्चा विचारणा की है इस पर। तो विरुद्ध आहार के कारण भी हमारे शरीर का वायु बिगड़ रहा है। कई लोग जो सामने से, कई लोग कई बार कहते हैं कि हमको तो पीठ में भी शूल आ रही है। क्या हमारी जो है और जगह पर भी शरीर में शूल उत्पन्न, शूल मतलब क्या, एक पेन, तीव्रता का पेन जिसको बोलते हैं,
तो पिंचिंग पेन जिसको आप बोलो, सुई की तरह से चुभने वाला पेन बोल दो, वो सारा किसके कारण है? व्यान वायु के कारण है। ख्याल है? अब बिगड़ा है वायु, पहले देखिए, फिर उसकी चिकित्सा पर आप विचार करना। भाई वायु बिगड़ा है तो पहले दवाई लग करनी, गोलियां खानी, या जिस कारण से बिगड़ रहा है पहले वो सुधारना की जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एलोपैथी में यह सिद्धांत ही नहीं है। उनके वहाँ की बिल्कुल व्यवस्था ही उल्टी विपरीत चल रही है साहब। वो इन बातों को नहीं पकड़ते हैं साहब, वो कारण का निवारण करने की भी बात नहीं करते हैं, इसलिए वो एक ही सिस्टम से चल रहे हैं साहब। तो इसी कारण जो है एलोपैथी जड़ मूल से रोग बीमारियों को नहीं मिटा सकता है, उसकी संभावना नहीं है। इसका कारण ये लग रहा है आयुर्वेद शास्त्र ने, देखिए अब ये तो कहाँ कब के हैं साहब, हजारों वर्षों पहले के हैं। धन्वंतरी को हुए कितने बरस हो गए, और वाग्भट्ट ऋषि को कितने वर्षों बीत गए, 3000 बरस बीत गए। चरक ऋषि महात्मा को कितने वर्षों बीत गए। उस जमाने में, उस काल के अंदर उन्होंने जो शरीर समझा, उन्होंने शरीर के एक एक वायु को समझा, नाड़ी परीक्षण से समझा, और ये नाड़ी परीक्षण से समझ करके उन्होंने जो व्यवस्था हमको समझाई, और वो आज 3000-5000 वर्षों से अखंड धारा में वही शास्त्र चल रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? हजारों साल पहले भी शरीर तो यही था, हजारों साल पहले भी शरीर ऐसा ही हमारा था, इसी तरह से चल रहा था, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं है। उस समय उन्होंने 5 प्रकार के आन व्यान उदान समान अपान जो प्राण वायु बताए, वही 5 वायु आज भी है, वही डिफेक्ट आज भी है, वही रोग आज भी है। ख्याल है? कोई लंबा फर्क नहीं पड़ा है, और वही वनस्पतियां हैं और वही औषधियां हैं। सोचिए आप, चंद्र प्रभा भट्टी आज 5000 वर्षों से चल रही है, उसी फॉर्मूला की आज दिन तक चल रही है। सीतोपलादी चूर्ण आज हजारों साल से चल रहा है। हरड़े बेड़ा आंवला का बना हुआ त्रिफला चूर्ण आज हजारों वर्षों से बरोबर चल रहा है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। एरंड तेल, कैस्टर ऑयल, वो कैसा है, किस तरह से यूज करना है, वही तरीका आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? शरीर सिस्टम परमानेंट है, शरीर बरोबर एक शरीर की रचना है। हजारों साल पहले जो स्त्री पुरुष का जैसा शरीर होता था वैसा ही आज भी है, कोई फर्क नहीं है साहब। क्या फर्क पड़ने वाला है? शरीर के अंदर हृदय है, शरीर के अंदर स्टमक है, शरीर के अंदर 2 किडनियां हैं, शरीर के अंदर जो तंत्र जिस प्रकार का जैसा है, वो हजारों साल पहले जो था वही आज है। वनस्पतियां जो हजारों साल पहले थी वही आज है। नीम है तो नीम हजारों साल पहले से था, आज भी है। अब सबका हृदय तो अंदर से दबकता ही है ना, तो हृदय दबकने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन आ रही है, ब्लड आ रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है। अब पूरे शरीर में भेजेगा कौन? सिर तक, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, इतना फास्ट पूरे शरीर में रक्ताभिसरण, ब्लड को घुमाने का काम व्यान वायु कर रही है। क्या लाया करें? अब व्यान वायु बिगड़ गई तो आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर शुरू हुआ तो मतलब किस अंग के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा बैठ रहा है, किस अंग में नहीं था। अब वही ब्लड जो हार्ट में से आकर के गुजरता है पूरे शरीर में घूम फिर करके, वही वापस किडनी के पास आएगा। अब किडनियां 2 बनाई हुई है, लेफ्ट एंड राइट की, क्योंकि किडनियां छोटी छोटी है इसलिए 2 बनाई है। हार्ट एक है इसलिए बड़ा है, हार्ट की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन किडनी दोनों छोटी छोटी है। तो दोनों अपनी तरह से मेहनत करके वो यूरिन बना रही है। यूरिन मतलब क्या है? रक्त के अंदर जो पानी का प्रवाह है उसमें नमक वगैरह या क्षारीय तत्व आदि कौन से ज़्यादा है, कितने हैं, उनको वापस शरीर से बाहर निकालना है। शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो शरीर को जब आवश्यकता नहीं है तो बाहर फेंकना अनिवार्य है। इसलिए दोनों किडनियां निरंतर रात दिन काम करती रहेगी।
वो उनको बाहर भेजती रहेगी साहब। लेकिन उसको दिया कितना है कि ब्लैडर भरेगा आपका, उतने टाइम तक आपको जो है वेट करना है। जैसे ही बनता जाएगा आप विसर्जन करते जाएं। तो शरीर के बाहर विसर्जन करने के लिए क्या है, चाहे पुरुष जो है यूरिन पास करे या महिला करे, कहीं पर लॉक तो है नहीं साहब। आपने बंद कर दिया, लॉक हो गया, खोल दिया लॉक नहीं। तो ये व्यवस्था कौन, व्यान वायु कर रही है। वायु अपनी तरह से कंट्रोल करके रखती है, तब यूरिन भी अंदर स्टोरेज रहता है। जब आप यूरिन पास करते हो तभी व्यान वायु शरीर से बाहर फेंकती है, फिर वापस बंद हो जाता है। तो वो अपनी तरह से बरोबर कंट्रोल होता है, नहीं तो लीकेज हो जाए। अब लीकेज होकर के हमेशा यूरिन ड्रॉप 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 करके निकलता जाए, कपड़े बिगड़ते जाए, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी साहब। अब ऐसी भी समस्या वाले लोग हैं आज। ये समस्या मतलब बीमारियां, ऐसी बीमारियां वाले आज कई लोग हैं, यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन निकल जाता है। यहाँ से बाथरूम तक पहुँचने के पहले ही निकल जाए, यूरिन पास हो जाए, तो मतलब कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, कहीं ना कहीं अपान वायु आपकी बिगड़ी है, अपान वायु का कंट्रोल बिगड़ा है, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। चलो अब आपने खा लिया पी लिया, जो भी कुछ खाया पिया, अब उसको छोटी आंत में से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद बड़ी आंत में से बाहर निकालना तो है ना। तो छोटी आंत का काम क्या था, जो आपने भोजन किया है उसमें न्यूट्रिशन क्या है, नरिशमेंट बॉडी को मिल रहा है, तो वो व्यान वायु बरोबर करेगी, वो ला करके पूरे शरीर में पहुंचा देगी। जहाँ प्रोटीन की आवश्यकता है वहाँ प्रोटीन, जहाँ बोन्स को कैल्शियम चाहिए तो बोन्स को कैल्शियम पहुँचा दिया, उसका काम हो गया बरोबर। अब उसके बाद में कचरा जो बढ़ा है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में डाल दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में से घूम फिर करके वो फिर वापस बाहर तो निकालना है कि नहीं। तो वो आपकी अपान वायु बरोबर उसको धीरे धीरे सरकाती सरकाती पुश करती हुई धक्का लगाती लगाती रेक्टम पोर्शन में लाएगी, एनस पोर्शन में लाएगी, वहां से उसको बाहर निकालेगी। एक सिस्टम है ना पूरी, प्रत्येक सिस्टम चलनी चाहिए। एक भी सिस्टम में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टरबेंस आना ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे आप, हार्ट की सिस्टम चल रही है अलग से, हार्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई की तो ब्रेन तक बरोबर चलनी चाहिए। आँख में भी, कान में भी, सिर में भी, कहीं पर भी कोई जो है कहीं तकलीफ पीड़ा वेदना कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बरोबर निरंतर चलनी चाहिए। कब चलेगी, कैसे चलेगी, व्यवस्था कैसे चलेगी। कंट्रोलर तो अंदर तो चेतन आत्मा ही है ना, लेकिन ये सारा काम वायु के द्वारा हो रहा है। वायु तत्व और शरीर के अंदर आकाश तत्व कितना है, आकाश तत्व कैसा है, तो आकाश बरोबर है। आकाश मतलब शरीर में एम्प्टी स्पेस, खुली जगह, खाली जगह, ब्रेन में भी है, हार्ट में भी है, लंग्स में भी है। लंग्स तो दोनों हैं तो वो तो ड्रम है एक प्रकार के, दोनों के अंदर इतनी जाकर के ऑक्सीजन भरेगी तब प्राण वायु को सोचेगा। तो उसके लिए क्या है, अंदर प्राण वायु को सोचने के लिए ब्रोंकल्स बने हुए हैं। आपने देखा है ना ग्रेप्स के गुच्छे, ठीक बिल्कुल वैसे ग्रेप्स के गुच्छे की तरह से दो फेफड़ों के अंदर ऐसे हमारे ब्रोंकल्स बने हुए हैं कि वो हवा है, हवा में से ऑक्सीजन के परसेंटेज जितको उसका अवशोषण करके फिर बाद में वहाँ से हार्ट तक भेजेगी, नहीं तो नहीं। अब हार्ट निरंतर काम कर रहा है, संकुचन प्रसारण, संकुचन प्रसारण, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रास्ट और एक्सपांड, ये निरंतरता व्यान वायु से चल रही है। तो अब जिस किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी तो समझ लो कि व्यान वायु बिगड़ा है। वायु के बिगड़ने से हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। आप ध्यान से सुनना, 100 में से 70-80% लोगों को रियल हार्ट अटैक नहीं होता है। 100 में से 70-80% लोगों का गैस ही वायु बिगड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए,
हरड़े और सूंठ का मिश्रण दे करके उनके वायु को कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभी घी के अंदर सिंधा नमक डाल करके लेने से भी आपके वायु का नियंत्रण हो जाता है। देखिए, जो लोग जो है आजकल बहुत डरते हैं, घी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, घी खराब है, तेल खराब है, घी नहीं खाना है, तेल नहीं। अब वो रूखा रुक्ष पदार्थ खाएंगे तो उनका वायु बिगड़ेगा। इसलिए जो लोग आयंबिल वगैरह ज़्यादा करते हैं उनकी वायु बिगड़ती जाती है। तो वायु के लिए क्या चाहिए वहाँ पर? तेल या घी, मतलब स्निग्ध पदार्थ, ऑयली चीज चाहिए। अब ऑयली चीज में आप समझिए कि किसमें वो क्षमता है, वातनाशक गुण किसका है? मूंगफली के तेल में इतना वातनाशक गुण नहीं है, सनफ्लावर में नहीं है, राइस ब्रांड के अंदर नहीं है। तो वो किस में आता है? 3 ही तेल ऐसे हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल और एरंडा तेल, कैस्टर ऑयल। अब इनके अंदर जो शक्ति है, इसमें इन तीनों के अंदर भी सबसे ज़्यादा बढ़िया जो है वो वातनाशक गुण जो है वो किसमें है? वो वातनाशक गुण मिल रहा है कैस्टर ऑयल में। अब उसकी भी शक्ति और बढ़ानी है तो उसको सूंठ के साथ मिक्स कर लो, सिंधा नमक के साथ मिक्स कर लो, उसके आधार पर सेवन कराओ तो 10 गुनी कैपेसिटी बढ़ गई उसकी। अब जो लोग वायु के रोगी है, वात रोगी, घुटने के दर्द, कमर में दर्द, बैक पेन वगैरह जो है, जोड़ों में दर्द है, चलने फिरने में मूवमेंट्स जब होती है तब पेन होता है, सारा ही व्यान वायु की बीमारी है। अब उनको क्या करना चाहिए? जो घुटने के रोग की बीमारी वाले हैं उनको सबसे पहले मुख्य रूप में लक्ष्य दे करके अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, नीम का तेल, ये तिल का तेल, सरसों का तेल मिक्स कर लो 2-2 चम्मच। उसके अंदर सूंठ डालिए, अजवाइन डालिए, जायफल डालिए, सिंधा नमक डालिए, हींग डालिए और गरम करिए। और गरम करके अपने हाथ में लेकर थोड़े घुटनों पर मालिश करते रहिए रोज़। और रोज़ मालिश करते 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 सिंधा नमक 4 चम्मच एक जग गर्म पानी में डालकर टर्किश टॉवेल भिगो करके अपने घुटनों पर मालिश के बाद शेक करिए। फिर 5 मिनट मालिश करिए, फिर 5 मिनट शेक करिए, फिर 5 मिनट मालिश करिए, फिर 5 मिनट शेक करिए। बस हो गया, बहुत हो गया आसान। तो तेल मालिश से क्या, घुटनों को ग्रीस मिल जाएगा, लुब्रिकेशन जो चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके ऊपर गरम, ये गरम शिकाई होने से वहाँ से वायु हट जाता है। ध्यान रखिए, वायु वालों के लिए गरम ही आवश्यक है। आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि वायु की बीमारियां आपकी गर्म पदार्थ से ही ठीक होगी। लेकिन कौन सा? वायु हो, कफ हो, कफ के साथ वायु, वायु के साथ कफ, ऐसा होने पर आपके लिए गर्म पदार्थ की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जिनको पित्त ज़्यादा है उनके लिए कफ गर्म पदार्थ नहीं चाहिए। अब पित्त किसका बिगड़ा हुआ है? सुबह उठकर खाली पेट चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उनका पित्त खराब रहेगा। ज़्यादा स्पाइसी खाने वालों का पित्त खराब रहता है। तेल, मिर्ची, नमक, भजिया, गाठिया, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से वायु बिगड़ा हुआ रहेगा। अब वो बिगड़ने के बाद उसकी बीमारियां बढ़ेगी, पित्त आदि की बीमारियां वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो पित्त वालों के लिए शमन चिकित्सा अलग होगी। पित्त के लिए शमन चिकित्सा है। अगर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है क्या स्मिता जी, तो मैं पंचकर्म की चिकित्सा के बारे में बताऊं। ट्रीटमेंट के अंदर पंचकर्म एक बहुत बड़ी सिस्टम है। पूरे शरीर के सारे सिस्टम को सुधारने के लिए सेल्फ आप अपने हाथ से खुद कर सकते हो। ऐसी पंचकर्म की चिकित्सा या फिर एक्सपर्ट हो उनके हाथ से, लेकिन करने जैसी पद्धति है ये। अब ये अगर आप समझ गए तो बहुत आसान तरीके से होगा। तो वो शरीर के इन वायुओं को सुधारने के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों ने किस दिशा में मसाज करनी है, किस तेल से मसाज करनी है,
कौन सा रोगी कैसा है, उसको किस प्रकार की मसाज से आप उसके रोग दोषों को इकट्ठे करके कैसे बाहर निकाल सकते हो, ये सारी व्यवस्था बताई है उन्होंने, समझे क्या। आज के एलोपैथी में ये सब चीज़ें नहीं है साहब। एलोपैथी में तो बस आपको कैप्सूल गोलियां दे दी और ऑपरेशन कर दिया, शरीर में से अंग काट पीट करके बाहर फेंक दिया, खूब काम हो गया। आयुर्वेद शास्त्र ने कहीं नहीं लिखा पित्त की झिल्ली में अगर आपको स्टोन हो गए, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन बोलते हैं, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन हो गए तो उसके कारण कोई गॉल ब्लैडर निकाल के नहीं फेंका जाता है, क्योंकि वो अति पित्त जिसका होता है उसी को होता है। तो ये गॉल ब्लैडर कोई किसी अंग के अंदर कोई डिफेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको क्लियर करना है, अंग को फेंकना नहीं है। महिलाओं के अंदर अगर जो भी है यूट्रस है, यूट्रस की बीमारी आ गई, फाइब्रोइड्स हो गए या कुछ भी हो गए, तो कोई यूट्रस निकाल के फेंकना ये उचित नहीं है, क्योंकि जो ओवरीज वगैरह हैं तो वो भी ग्लैंड है, वो भी काम करनी है, पूरे शरीर का हार्मोन्स का बैलेंस करना उसका काम होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अंग काट करके फेंक करके बाहर निकाल देना ये आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत से विपरीत है। हो सकता है महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, तो क्यों होती है, वायु बिगड़ रहा है। कौन सा वायु बिगड़ा है, अपान वायु बिगड़ा है। अपान वायु की चिकित्सा कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यूट्रस फेंकना क्यों, निकाल कर क्यों फेंकना है। ये एलोपैथी वालों ने आज बहुत गलत तरीका निकाला है, बहुत ज़्यादा गलत तरीका। इतने ज़्यादा जो है स्टेरेक्टोमी के और ऑपरेशंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑपरेशन करके निकाल, उनको मेंटली ऐसा जो है समझा दिया जाता है, छोड़ो बीमारी से परेशान रहोगे इतने वर्षों तक, निकाल के फेंक तो क्या काम है, अब उसका कोई यूज़ तो है नहीं। लेकिन बाद में ज़िंदगी भर की परेशानी भुगतते हैं, उसका क्या करेंगे आप। तो ये पहले हमारा जो है तंत्र चल रहा है। अब शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, मल मूत्र का विसर्जन तो दोनों को ही करना है, तो दोनों के शरीर में अपान वायु तो सही ढंग से काम करेगी तो ही मल मूत्र का विसर्जन कर सकोगे आप। अब कई लोगों की कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, समय पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करते, कई बार आवेगों को धारण कर लेते हैं, कई बार आवेगों को रोक लेते हैं, तो फिर वो वायु को उल्टी दिशा में मत घुमाओ, उदावर्त बोलते हैं उसको। जो अपान वायु नीचे उतरनी चाहिए उसका काम नीचे ही है, अपान है। अगर हमारे मल द्वार से भी वायु निकलती है, गैस पास होती है, तो वो उसकी दिशा सही है। अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन देकर आप उसको गलत दिशा में ऊपर चढ़ाएंगे तो फिर वो हार्ट अटैक लाएगी। विरुद्ध दिशा में ऊपर नहीं होना चाहिए। मल मूत्र का वेग धारण नहीं करना है, हमको बरोबर जाकर के सही समय पर ही विसर्जन करना है। कई लोग समय बीतने के बाद भी विसर्जन क्रिया नहीं करते हैं, नहीं देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो अभी अनुकूलता नहीं है, अभी मेहमान आए हैं, अभी ये बात है, थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। शरीर के आवेग हैं। अब जम्भाई आती है, गुजराती भाषा में जिन्हें बगासु कहवाय छे, तो ये जम्भाइयाँ आनी क्या है, पूरे शरीर में आलस से भर जाए, ये है कि उसकी व्यान वायु बिगड़ी हुई है। ये आप समझिए, शरीर के वायुओं की दिशा बिगाड़ दी है आपने। अब कई लोगों को हेडेक और सिर दर्द या गर्दन से ऊपर का, कई बार सर्वाइकल है, कई बार स्पॉन्डिलाइसिस है, कई बार फ्रोजन शोल्डर्स है, तो ये सब आपने व्यान वायु को बिगाड़ा है, तब जा कर के ये समस्या पैदा हो रही है, नहीं तो नहीं होती। क्यों बिगाड़ा। अब जो लोग जो है खा पी करके आहार तो भोजन तो कर लिया, लेकिन सो जाएंगे, भोजन करते ही तुरंत सो जाएंगे साहब, ये गलती हो रही है। या लेट नाइट को भोजन करके फिर बाद में सोना है, तो ये और बड़ी बीमारी है साहब। बहुत देर रात को खाना है, कई लोग जो है अपने व्यापार व्यवसाय से ऐसे है कि वो रात के 10 बजे भी आएंगे ऑफिस से, बाद में भोजन करेंगे, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे सब। ये गलतियाँ हो रही।
बहुत अच्छा है। जैन शासन की दृष्टि से आयुर्वेद का तालमेल बैठा करके जो सिखाया गया है, सूर्य अस्त तक ही भोजन किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप भोजन करेंगे तो आपके वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ तो धार्मिक एंगल सिखाया है आपको कि भाई सूर्य उदय में है तो वहां तक आपको जीव जंतु आदि का निरीक्षण बरोबर है, और सूर्यास्त होने के बाद एक तो जीव जंतुओं की हिंसा बढ़ेगी, और फिर आपके आरोग्य का हेतु देखिए, पाचन तंत्र आदि का हेतु समझा करके वहां पर वो हेतु बैठाया। लेकिन धर्म ने अपनी दृष्टि से बताकर व्यवस्था की है, तो उससे आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमारे लिए रोग बीमारियां बढ़ेंगी। अब शरीर के वायु को बिगाड़ना नहीं है तो करना कैसे था, किस कारण से कौन सी वायु बिगड़ रही है, पहले वो बंद करिए और फिर आपको चिकित्सा की व्यवस्था बता दी जाए। इस तरीके से आप बरोबर ट्रीटमेंट करिए, बहुत अच्छी तरीके से बताइए, बहुत अच्छे तरीके हर चीज़ के लिए, क्योंकि शरीर के जॉइंट्स कितने हैं और सभी जॉइंट्स की अपनी अपनी मूवमेंट्स तो होनी है, अनिवार्य है। जॉइंट्स हो और आप मूवमेंट्स ना करो, ये कैसे चलेगा। लेकिन अगर कई बार कितने लोगों को पूछिए, मीना बहन जी, हाउ मेनी टाइम्स यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग योर हैंड्स टू द अपर साइड, यू सी लाइक दिस in a 1 day or 10 days, how many times, और never you see। कई लोग ऐसे हैं, इनको माता जी को पूछ दो तो दोनों हाथ ऊपर किए हो ऐसे, शायद इनको याद ही नहीं आएगा कि मैंने कब किए थे, बरसों बीत जाएंगे साहब। अब ये परिस्थिति है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। आपको अपनी मूवमेंट जो है बरोबर बना के रखनी है, रेगुलर जो है, ईच एंड एवरी जॉइंट्स दे मस्ट बी मूव। तो इसलिए जैसे आपको ये अपना सूर्य नमस्कार, अब सूर्य नमस्कार के अंदर आपके सब जॉइंट्स के मूवमेंट्स हो जाते हैं, और दूसरा कुछ भी करो या न करो, सूर्य नमस्कार का एक तो योगासन अनिवार्य होना चाहिए। अब चाहे 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, वो आपकी अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब। मॉर्निंग वॉक भी तो करना चाहिए, सनराइज के अंदर, सूर्य लाइट के अंदर प्रकाश में आपको मॉर्निंग वॉक करो तो इधर आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, तो आपका पाचन तंत्र भी होगा। तो व्यान वायु बरोबर करेक्शन जो है वो योगासन से, सूर्य नमस्कार से, मॉर्निंग वॉकिंग से बरोबर होता है आपका व्यान वायु का संपूर्ण, क्योंकि व्यान वायु फुल बॉडी को चला रहा है, पूरे शरीर में उसकी व्यवस्था है सब। तो सबसे पहले उसको भी ठीक रखिए। अब रही बात प्राणायाम, प्राणायाम किसके लिए, प्राणवायु के लिए। लेकिन प्राणायाम में अगर अभी दिल्ली वाले प्राणायाम करें तो नुकसान बहुत हो जाएगा, प्रदूषण ज़्यादा है। अब प्रदूषण रहित शुद्ध ऑक्सीजन हो ऐसे स्थान का चयन करिए, सही समय का चयन करिए, और किसी भी प्रकार की शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि खाने पीने के बाद नहीं करना है। जब आपका पेट खाली है तब करिए। कारण क्या है, खाने पीने के बाद शरीर का ब्लड पेट पर आ जाता है, तो क्योंकि उसको सब चीज़ें जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेजना है। इसलिए खाने पीने के बाद जो है व्यायाम नहीं होगा, कसरत नहीं होगी, लेकिन हल्के से घर में चलिए, करिए, आराम से बैठिए, सोना नहीं है, मात्र सो करके ही आप चलेंगे तो काम नहीं। कई लोगों के शरीर में आलस से इतनी भर जाती है, तो वो किसके कारण है, व्यान वायु के बिगड़ने के कारण। अब आप इतनी आलस से कि बोलोगे डॉक्टर साहब कोई दवाई दो ना साहब, मेरे को जो है आलस बहुत, कोई दवाई नहीं है। जिसको आलस से ज़्यादा आती है, मतलब या तो वेट ओवर है, ओबेसिटी है, आहार का अतिरेक है, आहार नहीं पचा फिर भी ऊपर से खा रहा है, ऐसे लोगों को ही आलस से बढ़ेगी। ये बात निश्चित समझिए। अब जिनका पेट साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है तो अपान वायु व्यवस्थित नहीं है,
अब वो लोग बीमारियां बढ़ाएंगे तब क्या होगा साहब? कई लोग कहते हैं फटीग मतलब जो है थकान ज़्यादा लगती है शरीर में, सब थकान बढ़। तो मैं पूछता हूँ तो क्या आप आमिल उपवास करते हो क्या? बड़ी तपस्या चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, तपस्या तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन खाते पीते भी थकान, खाते पीते भी थकान। अरे ये क्या बात है? थकान लगने का कारण क्या है? तो खाना पीना सही है कि नहीं, खाने के घटक कौन से हैं, वो कौन से सही है कि नहीं है, ये पहले आप सुधारना कीजिए। सही समय पर खा रहे हो कि नहीं, पेट साफ होने के बाद खा रहे हो कि बिना पेट साफ हुए ऐसे ही खाते जा रहे हो, शरीर की वायु बिगड़ी हुई है फिर खा रहे हो। कई लोगों को हमने देखा है खाने बैठते ही उनको हिचकी आती है, ऐसे भी लोग देखे हैं। जब तक नहीं खाया तब तक कोई हिचकी नहीं आएगी, खाने बैठे और पहले ही खाने की शुरुआत की कि हिचकी शुरू हो जाती है। तो हिचकी क्या है? वायु का रोग है, आपने वायु बिगाड़ी है। तो ये शरीर आपको सिम्टम दे रहा है कि आपने क्यों वायु बिगाड़ी, कैसे बिगाड़ी है, किस एरिया की है। तो ये वायु कौन सी है? ऊपर की है, ऊर्ध्व वायु है, स्टमक में से वायु ऊपर निकल रही है। तो वो कौन सी वायु आपने बिगाड़ी है? उदान वायु को बिगाड़ी कि समान वायु? समान वायु आपके पूरे पाचन तंत्र को चला रही है, ध्यान रखिए। नाम दिए हैं एक एक, अब इसके सब डिविजनल नाम और हैं। नाग वायु है, कूर्म वायु है, धनंजय वायु है, ये सब अलग अलग जो सब ब्रांचेस के वायु है। जम्भाई किसके कारण आती है, छींक किसके कारण आती है, छींकें क्यों आती है, एक साथ में किसी को 3, 4, 5, 7 छींकें आती रहेगी, किसी किसी लोगों को तो 1 घंटे भर में 25-50 छींकें आ जाती है। ये बीमारियां नॉर्मली पॉल्यूशन के कारण कोई नाक में इरिटेशन हो गया और छींक आ गई, वो बड़ी बात नहीं है साहब, वो सामान्य बात है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा छींकें, तो छींक क्या करती है? अंदर से कोई अवरोध है कफ के संचार में, कफ वायु जो निकलनी है उसके अंदर कोई अवरोध है, तो उसको रोकने के लिए छींक है। अरे सॉरी, उसका रास्ता खोल करके बाहर फेंकने के लिए छींक है। तो जिसको हम कहते हैं कफज स्रोत, उस स्रोत का अवरोध ना हो, आप बरोबर उसे बाहर फेंकने में सहयोग करिए साहब, तो बरोबर निकलती है। अब लोग जो है आयुर्वेद की सट क्रियाओं को नहीं जानते हैं, जल नेति है, सूत्र नेति है, ये करके शरीर के इस ट्रैक को नोजल ट्रैक बोलते हैं, उतना शुद्धिकरण करिए ताकि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में न आए। अब कई लोगों को अस्थमा ज़्यादा हो जाता है, तो अस्थमा का मतलब ये है कि जो अति कफ बन रहा है उसको बाहर फेंकना है शरीर। नेचर ऑफ द बॉडी समझिए पहले आप, क्यों इतना कफ बन रहा है, कफ इतना ज़्यादा बनना नहीं चाहिए, तो उसकी समान वायु बिगड़ी है। तो वो कहीं ना कहीं दही खा रहा है, उड़द खा रहा है, उड़द की दाल के साथ दही खा रहा है, वो कहीं ना कहीं फल और दही साथ में खा रहा है, श्रीखंड के साथ फ्रूट खा रहा है। वो कौन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं आप बिगाड़ रहे हो बाजी, तब जा कर के आपका पाचन मंद हुआ है। कई लोग फ्रीज का खा रहे हैं, कई लोग जो है पाचन शक्ति को मंद करे ऐसे घटकों का उपयोग कर रहे हैं, वो उनके लिए विपरीत चल रहा है। आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। आप बिगाड़ रहे हो, अब कफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर शरीर का वायु, प्राणवायु, अब उसको बाहर फेंकेगा। अब प्राणवायु के बीच में कफ आ जाता है, ट्रैक में श्वसन तंत्र जो है उसके बीच में कफ आता है, तो श्वास लेने में मुश्किल होती है, इसको कहते हैं अस्थमा। अब ये बीमारियां हमारी बढ़ रही है, तो हमने पहले ये देखिए कि कौन सा वायु बिगाड़ा है। 84 प्रकार की बीमारियां हमारी इन वायुओं के कारण, वात विकृति कहलाए, वात रोग, वातज व्याधि, वात प्रकोपित, ऐसे कई शब्द आयुर्वेद शास्त्र ने अपनी तरफ से दिए हैं साहब।
तो वो अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत आसान खेल है सर, फिर तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले अपनी तरफ से करिए। अब मान लो कि हम सेल्फ नाड़ी परीक्षण करें, तो सेल्फ नाड़ी परीक्षण जब आप करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, ये हाथ है और ये हमने 3 अंगुली ली है वात पित्त कफ की, तो पहली अंगुली वात की है, फिर दूसरी पित्त की है, तीसरी कफ की। अब आप देखेंगे 3 अंगुली जब आप प्रेशर करोगे यहाँ पर, ये अल्नर नर्व्स यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर पहले आप किस पर वायु की गति, नस जो चलती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल स्पर्श होगा, अनुभव होगा, धड़ 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 धड़। तो वहाँ आपको समझना है पहली अंगुली में कितना है, दूसरी में कितना है, तीसरी में कितना है। तो एक में वात, एक में पित्त, एक में कफ, फिर वापिस उसको ठंडे गर्म से ज़्यादा अनुभव। ये अच्छा शास्त्र है, नाड़ी विज्ञान भी एक शास्त्र है, और नाड़ी विज्ञान समझ करके अपनी तरह से समझिए। नाखून देख करके वात पित्त कफ को भी समझा जा सकता है, ख्याल है कि नहीं। आपके अपने शरीर के तंत्र को किस तरह से आप समझ सकते हो, बहुत अच्छी तरह से। तो ये सेल्फ निदान इसको कहते हैं, स्वयं अपने रोग का निदान करिए, फिर स्वयं करके उसमें से आप सुधारना करिए। कहाँ मैंने गलती की है, मैंने कहाँ कौन सी गलती की है, सिस्टम को डिस्टर्ब करने में साहब। देखिए एक कंप्यूटर बना है तो सिस्टम चल रही, एक कार बनी है, एक कार के अंदर 10,000 जो है उसके कलपुर्जे पार्ट्स है, उसको असेंबल करके बनाइए। तो कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती आएगी तो नुकसान कितना होगा। एक प्लेन बनी है तो 10 लाख जो है उसके कलपुर्जे हैं, तब जाकर के प्लेन बनती है, ऐसे ही तो नहीं बनती है। ऐसे हमारा शरीर कितने कलपुर्जों से बना है, हमारा भी तो शरीर बना है, तो कितने कलपुर्जों, कितने ऑर्गन्स है, कितने पार्ट्स है, और जितने ऑर्गन्स है इन सब पार्टों की इंटरकनेक्टिविटी व्यान वायु कर रहा है, चला है। इंटरकनेक्टिविटी जो होती है, शरीर को चला रहा है कौन, मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारी पूरी तरह से चलनी चाहिए वो कैसे चल रही है साहब। तो ये सारा तंत्र है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब कौन सा वायु बिगड़ा है 5 में से, आन व्यान उदान समान में से, तो किसको सुधारना है, कहाँ किसको सुधारना है। कहीं पर सिर्फ हरड़े से काम आ जाता है, कहीं पर त्रिफला हरड़े मिलाकर के काम होता है, कहीं पर त्रिफला सिंधा नमक के साथ मिलाकर काम होता है, कहीं पर हरड़े सूंठ के साथ मिलाकर काम होता है, कहीं पर हरड़े सौंफ और जीरा के साथ मिलाने से काम होता है, कहीं पर सौंफ जीरा के साथ आंवला मिलाने से चिकित्सा हो जाती है। ये सब तरीके इतने अच्छे बताए हैं, निर्दोष, बिल्कुल घर के निर्दोष। कई दवाइयों कई रोग बीमारियों का उपचार हींग से होता है, कई रोग बीमारियों का उपचार काली मिर्च से होता है, लेकिन अब आज लोगों ने अपनी तरह से सारी घर की सिस्टम बदल दी, काली मिर्च का उपयोग ही नहीं करते। ये बड़ी गलती कर रहे हो आप। हर बात में लाल मिर्ची का, ग्रीन मिर्ची लाल मिर्ची, ग्रीन मिर्ची का उपयोग मत करिए। काली मिर्च के जो गुण है, पाचक गुण है, वातनाशक गुण है, वो लाल मिर्ची और ग्रीन मिर्ची में नहीं है। वो लाल मिर्ची ग्रीन मिर्ची आपका पित्त बढ़ाएगी तो क्या फायदा होगा, लेकिन पाचक रस जो है वो काली मिर्च से अच्छा काम करता है। आप उसको ध्यान में लीजिए, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, समझेंगे। अब इन पांचों की बीमारियां, पांचों के कार्य क्षेत्र, पांचों का अपना अपना कार्य फिर कैसे बिगड़ती है, क्योंकि एक भी वायु बिगड़ेगी तो जो हमने पहले जो निश्चय किया ना, सप्त धातु, रक्त रस मन संवेद आदि, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी समझने जैसा है, तो इससे हमको अपनी तरह से ख्याल आ जाएगा। आप अपनी अपनी तरह से रोग बीमारियों को खुद समझिए, चिकित्सा कर सकते हो, ये ध्यान आपको देना है अच्छी तरह से। My question is, Saif ji, if you
जो अगर हमें आपने लास्ट क्लास में बताया था कि हरडे आमला एंड बेड़ा डिपेंडिंग ऑन द prakriti. So suppose if someone has vata prakriti, so we give one part of 50% of herde and 25 pitta and kapha. वेरी गुड, बरोबर है, बहुत अच्छा। आमला एंड बेड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब उसके साथ में आपको सोड भी मिक्स करनी चाहिए, उसके साथ में सिंधा नमक भी मिक्स करना चाहिए। किस प्रकार के रोग बीमारी में आपको यूज़ करना है, देन इट विल बी यूज मच मोर बेटर देन दैट। व्हाट टाइप ऑफ द डिजीज इज दैट, ये आपने देखा कि मेडिसिन की प्रॉपर्टी आपने बढ़ाई, लेकिन मेडिसिन की प्रॉपर्टी के सामने अकॉर्डिंग टू द डिजीज अगर आपको देंगे तो ज़्यादा फायदा हो। Said, how do we know about whether to give so tonic, hing, or what to give? सिर्फ वात प्रकृति, इफ देर इज नो एनी अदर पित्त एसिडिक कंडीशन नहीं है, देन यू कैन यूज द सूट, अदरवाइज नॉट। इफ देर इज ए एसिडिक कंडीशन, देन यू कैन यूज द जीरा एंड सौंफ, वरियाली। अब वो इसके कह के उसके साथ देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मान लो कि उसका वात ही है और पित्त कफ नहीं है, तो फिर आपको उस तरह से देना है, नहीं तो फिर दोनों को अलग अलग तरीके से सिस्टम बिगड़ जाएगी ना, उल्टा हो जाएगा। And then second, so first primary dominant is vata. How can we find second one, whether it's a pitta or kapha? हाँ, whether it is pitta or कफ, मतलब either you have to decide it. Only one vayu is disturbed, or the vayu is disturbed with the कफ, or the vayu is disturbed with the acid also. Then the treatment will be totally changed. According to the patient, you see. Don't do the treatment according to the property of the medicine, but you must select the medicine according to the condition of the patient. Correct. And તમે second, first one તમે શીખવાડ્યું how to find out whether dominant is vata, kapha or pitta, but how to find the second dominant? Like after vata, first one is vata, but second one is what? How to find that? Vata ke again you see, with the vata is there any kapha or not, or with the vata is there any pitta or not? You must decide yourself according to the condition of the patient. We should ask him the clinical test, according to the questions, because if the patient is on the distance, then we have to use only the question system. If the patient is near with you, you can check the nadi also, and then you have to decide, because prakriti is more important. प्रकृति निदान करने के बाद ही चिकित्सा करना ज़्यादा हितकर रहता है। हाँ जी, ये हमारे डॉक्टर साहब है, बोलिए नंदिनी बहन। जी नंदिनी बहन, या अनम्यूट कर। हाँ जी, गुरुदेव नमस्ते। मथन वंदानी, आपे जे पंचकर्म विषय कीधुं ने, तो एमा 5 जुदा जुदा कर्म कया? अभी नेक्स्ट टाइम हजी स्मिताबेन परमिशन आपसे त्यारनी बात। अभी पंचकर्म मैंने बताया नहीं है, वो एक आगे का टॉपिक है, पहले इसको पूरा करेंगे तब आगे की बात। एनके जैन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, साहिब जी ने बता दिया, वो पंचकर्म तो बाद में बताएंगे, तो ठीक। धन्यवाद धन्यवाद। शकुन जैन। मथन वंदन साहब जी, मेरा ये सवाल है कि किसी को एवीएन है, एवीएन मतलब उसका अगर टेस्ट से ही पता चलता है या फिर जैसे आपने बताया वैसे वायु के प्रकोप से होता है? एवीएन क्या बोला? वो जो मतलब जो हड्डियां गल जाती है ना, एवीएन अभी हुआ है पोस्ट कोरोना। पोस्ट कोरोना? हाँ, मतलब जो दवाई होती है ना उसकी वजह से आस्कुलर ऐसा कोई बोलते हैं, वो डिसीज है, हिप्स में जो जॉइंट होते हैं ना वहां से हड्डियां गल जाती है, मतलब चलने में या ऐसे दिक्कत होती है सबको। तो हाई डोज जो दवाई देते हैं ना इससे अभी यहाँ पे मतलब स्टेरॉइड ज्यादा आई है, स्टेरॉइड के कारण पॉसिबल है ज्यादा ओवर। ये सब जो आजकल एलोपैथी से बिगड़े हुए केस आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है।
ऐसे केस के अंदर जब तक उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो वहां तक कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हम्म, ठीक है। ओके, जी मतलब इसमें हम वायु का प्रकोप मान सकते हैं इसको? वो तो है ही, वायु तो बिगड़े बिना होता ही नहीं है, लेकिन इतने जनरली ऐसे ही खाली हमको ये ट्रीटमेंट बता दी ऐसे नहीं होगा। रीज़न, ड्यू टू व्हाट रीज़न, ये बोन्स की या हिप्स की या जॉइंट्स की जो भी है तो वो देखना है। वायु तो बिगड़ी है लेकिन वायु के कारण क्या है वो पहले जानना है। ऐसे ही तो दूर शुड वी रिलाई ऑन आयुर्वेदिक और अभी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही करें बेटर है? नहीं नहीं, एलोपैथी में तो मैं कहूँगा ही नहीं आपको, क्योंकि उनके पास नहीं है इसके लिए, वो पेन किलर ही देंगे। पेन नहीं, किलर में बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब हिप रिप्लेसमेंट बोल देते हैं। वो तो करना ही नहीं है, गलती करना ही नहीं है साहब। बिल्कुल रंग का रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी हम लुब्रिकेशन और ग्रीस बढ़ा करके मूवमेंट्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत लोगों का हुआ है, आसानी से होता है। हाँ जी बोलिए। थैंक यू। हाँ शकुन जैन जी प्रश्न पूछिए, आप अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ साहब जी, किसी को ये डकारें आती है आवाज के साथ में, तो हाँ, वो उसको वो क्या आपका समझना है? समान वायु बिगड़ा है, जो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ी है, उनको अपच अजीर्ण है, उनको आप जो है पहले खाना बंद कराइए, नया भोजन नहीं करना है। सिर्फ उनको जो है आप त्रिफला हरड़े सूंठ आप दीजिए और बरोबर दे करके उन गरम गरम पानी पिलाइए और 2-3 दिन तक जो है मतलब उपवास जैसा होना चाहिए। तो सिस्टम क्लीन होने के बाद ही उनको खिलाइए, नहीं तो और बढ़ जाएगी काम। क्योंकि ये है और फिर भी नहीं समझते हुए खाते पीते रहेंगे तो सिस्टम और ज़्यादा बिगड़ेगी। जी जी धन्यवाद। साहब जी, ये जो एंजाइटी के से लोग अभी ग्रसित हैं, उसका मेन कारण क्या है? किस वायु आप के प्रकोप से? हाँ जी, व्यान वायु बिगड़ी हुई है और उनके शरीर का वायु का प्रमाण ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अब उनको जो है पहले मेडिटेशन कराइए, मेडिटेशन के साथ में उनको प्राणायाम कराइए और पैरों के तलिए पर कांसे की कटोरी से घी घिसना चाहिए ताकि उनकी हीट निकलती जाए और फिर उनको सही नींद आ सके। फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल नहीं होता है, तो ये सारी तकलीफें होने से एंजाइटी इट इज़ 50% फिजिकल एंड 50% मेंटल डिजीज, साइकोसोमेटिक है। तो बॉडी के अंदर से व्यान वायु बिगड़ा है और विचार वायु के अंदर उनका और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो अगर वो जो कोई साइकेट्रिस्ट के पास दवाई ट्रीटमेंट गोली लेंगे तो वो नींद की गोलियां देते रहेंगे सर, तो उससे काम नहीं होगा। पहले सिस्टम सुधार लो, अंदर से वायु की सिस्टम सुधर जाए, वो वॉकिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी तरह से करने लगे और बरोबर अपनी वायु का नियंत्रण करे तो एंग्जाइटी भी मिटती है और कोई भी मानसिक रोग हो तो भी मिटता है, फायदा जरूर होता है। साहब जी, जो हम लोग प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका इफेक्ट प्राण वायु के साथ साथ और चारों वायु पे भी जरूर होता होगा, राइट? तो इसका कोई फ्लो है? हाँ जी बरोबर होता है, क्योंकि प्राण वायु बेसिक है जो अंदर आ रही है और जा रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी तो लंग्स वगैरह आपके फूलेंगे, हार्ट को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो आगे के सभी तंत्र सुधरते जाएंगे। प्राण वायु प्राण तत्व इसके अंदर लंग्स और हार्ट ये हमारा इंजन है और बाकी के सभी सिस्टम जो है वो पूरे ट्रेन है। तो जो गुड्स ट्रेन आप बोलते हो तो इसमें बेसिक फर्स्ट ऑफ द पहले इंजन आपका सुधरना चाहिए, तो वो तो बहुत जरूरी है। सब प्राण वायु से आपके सभी तंत्रों में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है साहब जी, आई थिंक हमें अब यहाँ पे कक्षा को विराम देना होगा, समय हो चला है। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास साहब जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसापुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। बहुत बहुत आशीर्वाद।